स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल रहस्य की फाइल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रहस्यों और अनजाने अंधेरे की इस दुनिया में आज हम फिर से खोलने जा रहे हैं एक गुप्त फाइल, जिसके अंदर छुपा है चौंका देने वाला सच, अनजानी जानकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी सच बदल सकता है पूरी कहानी का मतलब। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का रहस्य। सोचिए, एक कमरा है जो अंदर से बंद है, खिड़कियां भी पूरी तरह से सील हैं और उस कमरे के अंदर फर्श पर एक लाश पड़ी है। ना जबरदस्ती घुसने का कोई निशान, ना ही किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज। तो फिर सवाल यह है कि कातिल अंदर आया तो आया कैसे? चलिए आज इसी बंद कमरे के रहस्य की परतें खोलते हैं। यही वो सवाल है जिसने बड़े बड़े जासूसों के भी होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा क्राइम जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है, उसे आखिर अंजाम कैसे दिया गया? तो चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। देखिए, कहानी की पहली और सबसे बड़ी उलझन यहीं से शुरू होती है। पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा, जिसका मतलब साफ था दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी थी। और मामला तब और भी पेचीदा हो गया जब पता चला कि कमरे में आने जाने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। हर एक खिड़की अंदर से मजबूती से बंद थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बाहर की दुनिया से सारे रास्ते ही काट दिए हों। और इस सब के बीच एक इंसान की जान जा चुकी थी। देखने में यह आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन कत्ल का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बस यहीं से हमारी ये उलझी हुई जांच शुरू होती है। तो ये था एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मिस्ट्री का सेटअप। अब सवाल ये था कि इन्वेस्टिगेटर्स इस गुत्थी को सुलझाना शुरू कहां से करें। चलिए देखते हैं। तारीख थी 12 अक्टूबर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरिफ हुसैन जब अपने काम पर नहीं पहुंचे तो उनके ऑफिस वालों ने उन्हें फोन किया, जो बंद आ रहा था। बाद में जब उनका भाई घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था और तब पुलिस को बुलाया गया। अंदर का नजारा वाकई चौंकाने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की वजह तो साफ कर दी, जहर। लेकिन इसने तो पहेली को और भी गहरा कर दिया। मतलब जहर दिया तो गया था, पर कैसे? कमरे में जहर का कोई सोर्स, कोई निशान तक नहीं था। ये इन्वेस्टिगेशन की पहली बड़ी चुनौती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आरिफ के फोन से एक बहुत जरूरी सुराग मिला। उनकी मौत से ठीक पहले एक अनजान नंबर से ये धमकी भरा मैसेज आया था और इसी से पता चला कि आरिफ नेक्स्ट जेन टेक नाम की एक कंपनी के बारे में कुछ छानबीन कर रहे थे। कमरे में जहर का कोई सोर्स नहीं था, या शायद था और सबकी नजरों के ठीक सामने था, पर किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और यही चीज बनी केस का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू, जिसने शक की सुई सीधे एक खास शख्स की तरफ घुमा दी। कत्ल का हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं, बल्कि एक मामूली सी दिखने वाली सेंटेड कैंडल थी। पहले तो किसी का ध्यान इस पर गया ही नहीं, लेकिन फॉरेंसिक जांच में पता चला कि इसके धुएं में एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे असर करता है। तो सवाल था, ये मोमबत्ती आरिफ तक पहुंची कैसे? और यहीं शक की सुई घूमी आरिफ के सबसे करीबी दोस्त सायम के तरफ, जो उसी कंपनी में काम करता था। और जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो सबूत एकदम पक्का लग रहा था। पुलिस को लगा चलो भाई, केस सॉल्व हो गया, सायम गिरफ्तार। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आना भी अभी बाकी था। गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद सायम ने जेल में ही आत्महत्या कर ली और अपने पीछे कोई सुसाइड नोट तक नहीं छोड़ा। केस सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया था। सायम की मौत ने केस को बंद करने के बजाय कई नए और बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। और बहुत जल्द ये साफ होने वाला था कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान पर खत्म नहीं होती। ठीक 3 महीने बाद वही कहानी फिर से दोहराई गई। एक जर्नलिस्ट माहिर रहमान की भी बिल्कुल उसी तरह से हत्या हुई। यहाँ देखिए, पेशा अलग लेकिन मौत का तरीका हूबहू वही। जहरीली मोमबत्ती, क्राइम सीन वही बंद कमरा, और सबसे बड़ा कनेक्शन, माहिर भी उसी कंपनी नेक्स्ट जेन टेक की ही छानबीन कर रहा था। अब ये साफ था, ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्याओं का सिलसिला है। दूसरे विक्टिम की फाइलों ने साजिश के एक ऐसे पहलू से पर्दा उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा नाम सामने आया जो इस पूरे रहस्य के केंद्र में था। माहिर के लैपटॉप से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली। ये आवाज थी नेक्स्ट जेन टेक के सीईओ तनवीर चौधरी की, जो किसी को धमकी दे रहा था।
ये एक ऐसा सबूत था जो पूरे केस का रुख बदल सकता था। और फिर सामने आया एक विसल ब्लोअर, इम्तियाज, जो सिस्टम का पुराना आर्किटेक्ट था। उसने प्रोजेक्ट ब्लैक रूम का सच दुनिया के सामने रख दिया। और सच ये था कि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि कत्ल करने का एक हाईटेक हथियार था। एक ऐसा स्मार्ट होम डिवाइस जो दूर बैठे बैठे ही हवा में जहर घोल सकता था। तनवीर चौधरी तो इस साजिश का सिर्फ एक चेहरा था। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और था, एक ऐसा शख्स जो हमेशा परछाइयों में रहकर अपना काम करता था। इम्तियाज ने खुलासा किया कि तनवीर तो बस एक मोहरा था, एक कठपुतली। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था, एक रहस्यमयी इन्वेस्टर जिसका कोड नेम था मिस्टर जीरो। कोई उसे जानता नहीं था, किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन हर फैसला उसी का होता था। अब पुलिस के पास साजिश की पूरी कहानी तो थी, लेकिन असली खिलाड़ी, मास्टरमाइंड अभी भी पकड़ से बाहर था। और उस तक पहुंचना मतलब एक ऐसे खतरनाक खेल के आखिरी दौर में दाखिल होना था। डिटेक्टिव राशिद इम्तियाज से मिली लोकेशन पर पहुंचे तो वहां एक सीक्रेट सर्वर रूम था। उन्होंने जैसे ही सर्वर ऑन किया, स्क्रीन पर यह मैसेज चमका और इसके साथ ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि स्क्रीन पर उनके ही घर का लाइव वीडियो फीड चल रहा था, जहां उनका परिवार था। मिस्टर जीरो अब सीधा डिटेक्टिव राशिद के परिवार को टारगेट कर रहा था। स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हो चुका था, हर एक सेकंड कीमती था। राशिद और उनकी टीम ने सर्वर को बंद करने की जी जान से कोशिश की और आखिरकार जो सिर्फ 2 सेकंड बचे थे, उन्होंने सिस्टम को डिसेबल कर दिया। तनवीर चौधरी तो पकड़ा गया, लेकिन असली मास्टरमाइंड मिस्टर जीरो, जो असल में एक इंटरनेशनल हथियार डीलर था, देश से भाग निकला। पीछे छोड़ गया तो बस डार्क वेब पर यह एक छोटा सा मैसेज। तो बंद कमरे का रहस्य तो सुलझ गया, कातिल का तरीका भी पता चल गया, लेकिन असली गुनहगार आज भी आजाद है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब टेक्नोलॉजी का इस तरह से गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या कोई भी सच में पूरी तरह से महफूज है?